तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो से लगभग आपके सीधे सीधे 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। लगभग 5 से मैं गारंटी देता हूँ 5 से 7 नंबर का इन्हीं कुछ क्वेश्चन पूछा आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊंगा जो MCQ टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं। जैसे MCQ लगभग 5 आपके गद्य से आते हैं और 5 ही क्वेश्चन पद्य से आते हैं और कुछ आपके वो ग्रामर से आते हैं। तो मैं इस छोटे से वीडियो में आपके कम से कम 5 से 7 नंबर पक्के करा दूंगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है भारतीय युग और इसकी जीवन अवधि 1851 से 1900 तक मानी जाती है। ठीक है। और इसके भारतीय हरिश्चंद्र मुख्य कवि हैं और भी इनके प्रमुख कवि हैं जैसे बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन आदि। यानी कि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके कवि हैं उनको लिख दिया है, जिससे सीधे से क्वेश्चन आपका पूछा सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि बताइए द्विवेदी युग की समय अवधि कब से कब तक की है। तो 1900 से लेकर 1918 या कुछ किताबों में 1919 दे रखी होती है। तो आप घबराना नहीं है, 1900 से 1918 या 1919 आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और भारतेंदु युग के आपके थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा है कि बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के क्या बोलते हैं संपादक हैं। तो आप कहोगे कि भारतेंदु युग के। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के संपादक हैं तो आप कहोगे किसके हैं, द्विवेदी युग के। और इस युग की प्रमुख पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछा जा सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। प्रमुख पत्रिका थी इसकी सरस्वती। कौन सी, सरस्वती। अब इसके बाद में इस काल के कौन कौन से प्रमुख कवि थे, जैसे प्रेमचंद हो गया, जयशंकर प्रसाद सॉरी। इसके बाद में श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल और भी कवि हैं, लेकिन ये इस काल के प्रमुख कवि हैं, इसलिए हमने इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं छायावादी युग, जिसे हम शुक्ल युग कहते हैं। इसकी समय अवधि है 1918 से 1936 कहीं लिखी जाती है और कहीं पे 1938। तो आप 1918 से 1936 लिख दो या 1938, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपके पास ऑप्शन एक ही आएगा, 1918 से 1936 आएगा या फिर 1918 से 1938 आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे। इसके बाद में इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए और सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इस युग के प्रमुख कवि हो गए हैं। इसी प्रकार आपका आता है छायावादोत्तर युग। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, रामवृक्ष वेणुपुरी, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि, ये इस युग के बहुत ही फेमस कवि हैं। अब छायावादोत्तर युग को हम शुक्लोत्तर युग कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्लोत्तर युग। तो वो आप लिख लेंगे शुक्लोत्तर युग। इसकी समय अवधि है 1936 से 1947, 1936 से 1947 या 1938 से 1947, कहीं कहीं कुछ किताबों में 1938 से 1947 दे रखा होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आपका आता है स्वतंत्रोत्तर युग, जो 1947 से अब तक चल रहा है, यानी अब तक जितनी रचनाएं हुई हैं स्वतंत्र युग में ही आती हैं। जैसे इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, आपके रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर शिवानी, ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। और इनसे रिलेट करते रचनाएं जो हैं आपकी, मैं वो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं उसे केवल शॉर्ट में बनाऊंगा। शॉर्ट थोड़ा छोटी छोटी कविताएं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं दे दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में। अब बात करते हैं रस। देखिए रस पहचानना बहुत ही आसान है, जिसमें इसके अगर आपसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती तो लिखते विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से, जहाँ अगर मैं कहूँ हाफ नामक स्थायी भाव है तो हाफ रस, और मैं कहूँ शोक नामक स्थायी भाव है तो उसे कहेंगे करोड़ रस। तो ये आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती हैं, आपसे केवल इनसे पूछा जाएगा क्या मतलब हाफ रस कहाँ है। जैसे कुछ आपको पंक्तियां दे रखी होंगी 2-3, तो आपको पहचानना है, जिसमें हंसी वाली बात कही जाए वो हाफ रस, और जिसमें थोड़ा दुख आए व्यतीत होए आप समझ जाइए वहाँ पे क्या है, करोड़ रस है। ठीक है। अब ये आपका है सोरठा। अब सोरठा क्या होता है, हमारे पास मतलब एक सोरठा दे रखा होता है और हमें नीचे 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए ये क्या सोरठा है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकती है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विषय करुणा एन चितई, जान की लखन तनु। देखिए ये जो है आपके सामने एक सोरठा दे रखा है, ऐसे आपके पेपर में आएगा और आपसे कहा जाएगा कि पहचानिए निम्न में से क्या है। तो आपको पहचानना कैसे होगा, देखिए
यह एक अर्धसमांतर छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखो 1 2 3 4 चरण हैं और प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं। प्रथम ये होता है और तृतीय होता है ये। इन दोनों चरण में आपकी 13 मात्राएं सॉरी 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। द्वितीय ये वाला और चतुर्थ ये वाला, इन दोनों में आपकी होंगी 13 मात्राएं। अब मात्राओं को कैसे पहचानते हैं? देखिए सबसे पहले मात्राओं गिनती करने के लिए अगर छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ऋषि है, इसके लिए एक मात्रा गिनते हैं। और बड़ा आ है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ है, ए है, ए है, ओ है, औ है, अंग है, आ है, इनके लिए हम 2 मात्रा गिनते हैं। यहाँ पे हम 2 ऐसे लिखते हैं, एस टाइप का, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके नीचे एक एग्जाम्पल लिख रखा है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विषय करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। अब इसमें मात्राएं गिनेंगे। जैसे देखो इधर सा पे छोटू की मात्रा है तो 1 मात्रा हो गई, ना पे छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा हो गई, का पे ए की मात्रा है तो 2 मात्रा हो गई, और वा पे आ की मात्रा है तो 1 हो गई, टा पे आ की मात्रा तो 1 हो गई, ठीक है। अब का पे ए की मात्रा है 2 मात्रा लगा दी हमने, और बा पे ए की मात्रा 2 मात्रा लिख दी। ना अकेला है, इसमें आ की मात्रा है तो एक आपका आ जाएगा केवल 1 मात्रा। अब गिनो इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पहले चरण में 11 कितनी मात्रा आ गई आपकी? 11। पहले चरण में आपकी 11 मात्रा आ गई हैं, तो समझ जाइए तृतीय चरण में भी आपकी 11 होंगे, यानी कि ये क्या है आपका सोरठा। क्या है? सोरठा। और दूसरा आपका आता है रोला। क्या आता है? दूसरा आपका आता है रोला। देखिए रोला पहचानने का बहुत ही आसान सा आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण कौन कौन से होते हैं देखिए, और प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? 24 मात्राएं होंगी, यानी कि आप समझ जाइए कि जिसमें 4 यानी इतनी लंबी लंबी 4 लाइन लिखी होंगी, ठीक है। और अगर ये लगातार है 4 लाइन में, तो आप समझ जाइए आपका एक रोला है। क्या है? रोला। अगर आप इसे अब याद करेंगे तो कुछ फायदा है नहीं, तो आप सीधे इसकी ट्रिक जानिए। ये हम आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि रोला और सोरठा पहचानने की, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 2 ही चीज़ें, एक तो आपका रोला है, दूसरा आपका सोरठा है। अगर एक ही लाइन में कोमा लगा के ऐसे लिख रखा है कोई एग्जाम्पल, तो समझ जाइए आप कि आपका ये सोरठा है। क्या है? सोरठा। 4 चरण इसमें भी हैं, लेकिन इसमें पहले में तीसरे में मात्रा होंगी 11, तो आपको मैंने बताया था सोरठा है ये। और अगर लगातार 4 लाइन लिखी है, जैसे एक लाइन ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो आप समझ जाइए ये आपका क्या है? रोला। आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए अभी हम आपके लिए निबंध और प्रार्थना पत्र लिखने का भी बहुत ही अच्छा तरीका लाएंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्दी।